स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लेविस द्वारा दिए गए श्रम की असीमित पूर्ति के सिद्धांत के बारे में। इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, मान्यता, उनकी केंद्रीय समस्या, समस्या के अध्ययन, पूंजीवादी अतिरेक, विकास प्रक्रिया या श्रम की असीमित पूर्ति का विस्तृत सिद्धांत, राज्य और निजी पूंजीपतियों की भूमिका, बैंक द्वारा पूंजी निर्माण, सिद्धांत की आलोचनाएं और उसका निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका मेन इंट्रोडक्शन है कि जो प्रोफेसर आर्थर लुईस थे, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे ये सिद्धांत कार्य करता है। उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ये उन्होंने 1954 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपने दिए हुए सिद्धांत के बारे में बताया था। फिर उसके बाद देख लेते हैं इस सिद्धांत की आखिर मान्यताएं क्या क्या हैं। तो अर्थव्यवस्था में श्रम की असीमित पूर्ति हो, जैसे इनके सिद्धांत का नाम ही है। अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र होते हैं, पूंजीवादी क्षेत्र, निर्वाह क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध श्रम अकुशल प्रवृत्ति का होता है, यानी जो श्रम मौजूद होता है वो अकुशल होता है, प्रोफेशनल नहीं होता है। और जो भी जनसंख्या रहती है उसके अपेक्षा पूंजी और प्राकृतिक साधन कम मात्रा में पाए जाते हैं। श्रम की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा अधिक होती है। पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम की पूर्ति निर्वाह क्षेत्र से की जाती है। निर्वाह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें पूंजीवादी लाभ जो रहते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं और श्रमिकों का वहाँ पर जो मजदूरी रहता है वो भी काफ़ी गिरा हुआ रहता है। और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी जो है वो पाई जाती है। अब आते हैं केंद्रीय समस्या। इन्होंने अपने सिद्धांत में एक केंद्रीय समस्या का वर्णन किया। प्रोफेसर लुईस के अनुसार अल्पविकसित देशों की प्रमुख समस्या वहाँ की जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का बेरोजगार होना, अर्ध बेरोजगारी में लिप्त होना और अकुशल प्रकार के श्रम को माना है। अधिकांश लोग केवल निर्वाह क्षेत्र में लगे हुए होते हैं जहां उनकी सीमांत उत्पादकता प्रायः शून्य होती है। लेकिन जब यही संख्या पूर्ति के साधनों में लगती है और पूंजीगत क्षेत्रों में लगाई जाती है तो उससे उस अर्थव्यवस्था की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाता है। इसीलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटा है। पहला पूंजीवादी क्षेत्र है और दूसरा निर्वाह क्षेत्र है। पूंजीवादी क्षेत्र से मतलब जिससे पुनरुत्पादनीय पूंजी का सृजन हो, जिसमें हम एक बार पैसा लगाएं तो उससे जो लाभ हो उससे हम आगे भी उद्योग को कंटिन्यू चला सकते हैं। पर निर्वाह क्षेत्र, इस निर्वाह क्षेत्र में इतनी पूंजी प्राप्त नहीं होती है कि हम इसको पुनरुत्पादनीय रूप से दोबारा से उद्योग करने के लिए या दोबारा से उत्पादन करने के लिए यूज़ कर सकें। ये जो क्षेत्र होता है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में लगे लोगों की सीमांत उत्पादकता कभी कभी शून्य के बराबर भी होती है। इस क्षेत्र में भारी अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी कई सारे लोग कृषि क्षेत्र में लगे रहते हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको आप इंडिया से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं समस्या का समाधान। प्रोफेसर लुईस ने अल्पविकसित देशों में पाई जाने वाली इस समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी क्षेत्र का विकास किया जाना बताया है। उनके अनुसार यदि पूंजीवादी क्षेत्र को बढ़ाया दी जाएगा, उसमें जो बेरोजगार हैं उनको प्रशिक्षण देकर रोजगार पर लगाया जाएगा तो इससे धीरे धीरे करके मजदूरों की जो सीमांत उत्पादकता है वो बढ़ेगी और उनकी सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी तो फिर इससे धीरे धीरे करके उनके जीवन में सुधार होगा और पूंजीपतियों को भी इससे अतिरेक की प्राप्ति होगी। इससे पूंजीपति को लाभ प्राप्त होगा और क्षेत्र का जो है विस्तार वो अधिक से अधिक होता जाएगा। अतः और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी। पूंजीवादी क्षेत्र में विकास होगा तो जिसमें के लिए फिर से श्रमिकों की मांग की जाएगी और फिर से जो है श्रमिकों की पूर्ति निर्वाह क्षेत्र से की जाएगी। निर्वाह क्षेत्र से क्यों की जाएगी? क्योंकि वहाँ पर जो रोजगार है वो तो होता है पर अदृश्य प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर वास्तविक रोजगार बना दिया जाता है ताकि लोग अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब यहाँ पर मेन बात आई कि पूंजीवादी क्षेत्र कैसे चलता है? अतिरेक से। तो अतिरेक क्या होता है? अतिरेक को बताते हुए लुईस कहते हैं
कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता उनको दी गई मजदूरी से अधिक होती है। यानी कि अगर हम किसी श्रमिक को काम पर लगाते हैं तो उसका जो काम रहता है वो ज़्यादा होता है और हम उसको उसके लिए जो पेमेंट करते हैं वो एक्चुअल में कम रहती है। तो ये जो डिफरेंस रहता है उसके काम से होने वाला लाभ और उसको हम लोग जो पेमेंट करते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही अतिरेक कहा जाता है। यह अतिरेक पूंजीवादी क्षेत्र के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है तथा इस अतिरेक की नई पूंजीवादी परिसंपत्तियों पर पुनः विनियोग कर दिया जाता है। यानी कि ये जो बचत होती है यहाँ पर पूंजीपति को, वो इस पूंजी को दोबारा से अपने उद्योग, उत्पादन या जो कुछ भी वो करता है उस पर दोबारा से इन्वेस्ट कर देता है। दोबारा से इन्वेस्ट करता है तो उसको और ज़्यादा लाभ की प्राप्ति रहती है, क्योंकि अगली बार वो और लोगों को रोज़गार दे सकता है और साथ ही साथ इससे जनसंख्या में रोज़गारों की संख्या बढ़ती है और जो लोगों का जीवन है वो सुधरता है। तो एक प्रकार से ये जो सिद्धांत है ये अपने में थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें लिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि विकास की प्रक्रिया। तो विकास की प्रक्रिया में इन्होंने पूरा वर्णन शुरू से किया कि पूंजीवादी क्षेत्र होता है और निर्वाह क्षेत्र पाया जाता है। अल्पविकसित देशों में पूंजीवादी क्षेत्र में पुनरुत्पादनीय पूंजी का सृजन होता है, निर्वाह क्षेत्र में नहीं होता है। निर्वाह क्षेत्र में लोगों की जो सीमांत उत्पादकता रहती है वो काफ़ी कम रहती है, कई बार तो नहीं के बराबर रहती है। वह ऐसे ही लग करके काम करते रहते हैं और उनको उससे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। जबकि पूंजीवादी क्षेत्र में जब लोग लगते हैं तो वहाँ पर उनको एक निश्चिंतता रहती है कि अगर वो काम करेंगे तो उनको दिन का इतना निश्चित कोई ना कोई मानदेय तो दिया ही जाएगा। तो इस प्रकार से उस मानदेय के एवज में जो उनसे लाभ प्राप्त होते हैं पूंजीपति को, उससे अतिरेक उत्पन्न होता है और जो अतिरेक उत्पन्न होता है उसको फिर से उद्योग में लगा दिया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था और उद्योग का विस्तार किया जा सके। तो इस प्रकार से उद्योग का विकास होता है जिससे कि फिर से श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। अब क्योंकि अल्पविकसित देशों में श्रमिकों की जो पूर्ति है वो इन्होंने बताई है कि निर्बाध गति से होती है, यानी इतना ज़्यादा श्रमिक फ्री बैठे रहते हैं कि कभी भी काम पर बुलाओ तो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से निर्वाह क्षेत्र का जो सारा श्रम रहता है वो कभी भी जब इनके द्वारा भर्ती निकाली जाती है या श्रमिकों की मांग की जाती है तो उसकी पूर्ति पहले से ज़्यादा करने के लिए जनसंख्या ऑलरेडी तैयार बैठी हुई होती है, जिसकी वजह से पूंजीवादी क्षेत्र का विकास होते जाता है। अब ये जनसंख्या किस क्षेत्र में लगी होती है? ये जनसंख्या जो है निर्वाह क्षेत्र में लगी होती है, क्योंकि निर्वाह क्षेत्र में व्यक्ति कुछ ना कुछ काम हमेशा करते रहता है, बस ये है कि कभी उसको उसका बेनिफिट मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से लुईस के अनुसार आर्थिक विकास का मूल सार पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूंजीवादी अतिरेक से उत्पन्न होने का पुनर्निवेश में निहित होता है। तो इन्होंने माना है कि जो भी पूंजीवादी विकास होता है या पूंजी का जो भी निर्माण होता है वो पूरा किसी श्रमिक की जो अतिरेक, श्रमिक की वजह से जो अतिरेक उत्पन्न होता है उस पर निर्भर होता है। अब देखते हैं कि इनका अगला पॉइंट, इन्होंने अगले पॉइंट में लिखा कि राज्य और निजी पूंजीपतियों की भूमिका। अब आर्थिक विकास करने वाले कारक कौन कौन होंगे ये प्रश्न आ जाता है, क्योंकि आर्थिक विकास कैसे होगा वो तो इन्होंने बता दिया। कारकों में ये बताते हैं कि आर्थिक विकास के लिए कार्य करने वाले राज्य और निजी पूंजीपति दोनों हो सकते हैं। ऑफ कोर्स राज्य पूंजीपति जो होंगे क्योंकि वो वहाँ पर सरकारी होंगे इसलिए उनको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। वो केवल पूंजीवादी क्षेत्र से ही नहीं बल्कि जो निर्वाह क्षेत्र है उस पर भी टैक्स लगा करके अपने उद्योग का विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ के निजी पूंजीपति होते हैं, जो खुद से धनाढ्य वर्ग जो होता है, वो भी अगर वहाँ पर व्यापार करना चाहे तो पूंजी निर्माण में उसको सफलता प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से राज्य और पूंजीपति, राज्य और जो निजी पूंजीपति हैं राज्य में, वो मिल करके इन देशों में आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर सकते हैं और आर्थिक विकास को संभव बना सकते हैं। फिर आ जाता है बैंक द्वारा पूंजी निर्माण। लुईस कहते हैं कि हम जानते हैं कि अल्पविकसित देशों में जो लोगों को बचत प्राप्त होती है या जो उनकी आय होती है वो इतनी कम होती है कि लोगों की आय इतनी कम होती है कि वे बचत नहीं कर पाते हैं, और अगर बचत नहीं होगा तो सीधी सी बात है कि पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर इस समस्या का समाधान देते हुए प्रोफेसर लुईस कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हम बैंकों से ऋण लेकर के उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है।
अब आ जाते हैं कि इस सिद्धांत की आखिर आलोचनाएं क्या क्या है। इन्होंने इतनी सारी टॉपिक्स को अपने सिद्धांत में रखा, तो उसमें आखिर कुछ कमियां हुई होंगी, तो उनको देखते हैं। तो पहला है अवास्तविक मान्यता। श्रम की असीमित पूर्ति की मान्यता अल्प विकसित देशों में वास्तविक नहीं है। यहाँ शहरी क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ती रहती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली बेरोजगारी विद्यमान होती है। तो हाँ, आप नॉर्मल भी देख सकते हैं कि जो इंडिया में भी जो विकसित क्षेत्र हैं, जो थोड़े शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर तो लोगों को रोज़गार अच्छा खासा मिल जाता है और उनकी आय भी अच्छी होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो पहले से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अविकास की स्थिति जो रहती है वो विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की मान्यता गलत है कि इसमें निर्वाह क्षेत्र में लगे हुए लोग जो रहते हैं उनको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाते हैं कुशल साहसी का अभाव। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कुशल साहसियों का अभाव, यानी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होता है कि वो किसी जगह पर अपने उद्योग को स्टैब्लिश कर सके, जबकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की, यानी कि जो श्रम रहता है वो अगर कुशल मिल भी जाए तो कुशल साहसी मिल जाए ऐसा आवश्यक नहीं होता है। और कुशल साहसियों के अभाव की स्थिति में उनका यह सिद्धांत जो है वो मटिया मेट हो जाता है और इसका कोई मतलब नहीं रहता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं श्रमिकों की मांग का अभाव। अल्प विकसित देशों में श्रमिकों की मांग जो है वो इतनी तेज़ गति से नहीं बढ़ती है और ना ही वहाँ पर इतने जल्दी रोज़गार का सृजन होता है जितना तीव्र इस प्रक्रिया में प्रोफेसर लुईस ने वर्णन किया है। फिर आ जाते हैं गतिशीलता का अभाव। इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों में श्रम की असीमित पूर्ति विद्यमान होने की बात कही गई है, जबकि यहाँ के मजदूरों में अगतिशीलता पाई जाती है, यानी कि श्रमिक पहले से ही इतने कमज़ोर रहते हैं कि वो कहीं बाहर जाने की हालत में नहीं होते हैं। और कई बार यहाँ की जो धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो भी इंसान को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग हटकर जाने से रोकती हैं। पांचवा है धन की असमानता। अल्प विकसित देशों में जहाँ पहले से ही धन की असमानता पाई जाती है, वहाँ यह सिद्धांत इस खाई को और भी अधिक चौड़ा कर सकता है। फिर आ जाते हैं बचत संबंधी धारणा गलत। अल्प विकसित देशों में बचत नहीं हो पाती है ऐसा प्रोफेसर लुईस का कहना है, लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए तो अल्प विकसित देशों में कम से कम आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी बचत करता है। तो इस प्रकार उनकी जो बचत की धारणा थी वो यहाँ पर गलत सिद्ध होती है। फिर आ जाते हैं जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी त्रुटिपूर्ण विचार। प्रोफेसर लुईस ने यह भी कहा था कि पूंजीवादी क्षेत्र में जब हम श्रम को लगाते हैं तो वहाँ पर हम श्रमिकों को जो पेमेंट देते हैं वो सबसे न्यूनतम मजदूरी पर भी वहाँ पर, यानी जीवन निर्वाह मजदूरी पर भी कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन देशों में भी श्रम संघों के विकास के कारण अब श्रमिक वर्ग भी अपना कल्याण चाहते हैं और वो भी लगातार अपने जो आय के भत्ते रहते हैं या जो उनका प्रतिदिन का आय का जो निश्चित मानदंड रहता है उसमें वृद्धि के लगातार प्रयास करते रहते हैं। वो इसके लिए धरना करते हैं, हड़तालें करते हैं। तो इस प्रकार से प्रोफेसर लुईस द्वारा यह कहा जाना कि जो श्रम रहता है वो जीवन निर्वाह की सबसे न्यूनतम मजदूरी पर भी पूंजीवादी क्षेत्र को उपलब्ध हो जाता है, ये एक गलत धारणा है। फिर आ जाते हैं अब इस सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में। तो आपने इस सिद्धांत से पढ़ करके आखिर क्या निष्कर्ष लगाया, क्या विश्लेषण किया? तो इस सिद्धांत के जो मेन टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि अर्ध विकसित देशों में पूंजी का संचय किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और जहाँ पर जिन देशों में पूंजी का अभाव पाया जाता है वहाँ पर श्रम की अधिकता होती है। इस पूरे सिद्धांत को पढ़ने के बाद ये दो फैक्ट सामने आते हैं कि पूंजी संचय किस प्रकार से किया जाना चाहिए अल्प विकसित देशों में, अर्ध विकसित देशों में, और फिर ये एक बात कि जहाँ पर पूंजी का अभाव होता है वहाँ श्रम की अधिकता होती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा लेविस का श्रम की असीमित पूर्ति का सिद्धांत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि जुड़े रहें स्टडी स्केल के साथ। धन्यवाद।